नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खास खबर में आज बिहार की सियासत की बात करेंगे, साथ ही साथ झारखंड के कई जो जनमुद्दे हैं, कई योजनाओं में जो गड़बड़झाले हैं वो सामने आए हैं, उन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं लेटर पॉलिटिक्स की। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर सियासी हमला बोला है। इस बार उन्होंने एक रिसीविंग लेटर जारी कर ट्वीट पर लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय भी अब थक चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग किया था कि बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करे, जिसमें नुकसान को लेकर बातचीत की जाए। इन सबके बीच मीडिया ने जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पत्र पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है। तेजस्वी यादव का पत्र ज्यादातर मीडिया में ही आता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या पर बहुत कम हुआ है। अब तेजस्वी यादव ने सचिवालय से प्राप्त रिसीविंग पत्र ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि सीएम सचिवालय से दोपहर 12:15 पर प्राप्त पत्र की रिसीविंग आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम अपने कार्यालय और सचिवालय की व्यवस्था को सुधारिए। देखिए, ये आप तो पत्र लिखते कहाँ, ज्यादा मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात। इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी न्यूज रूम से जुड़ेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से जो लेटर पॉलिटिक्स से वो चल रही है, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा कि जो प्रतिनिधिमंडल है बाढ़ मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिया कि पत्र जो है वो नहीं मिला। अब ट्वीट जो है वो सामने आया है रिसीविंग को लेकर के। जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव ने रखी, हालांकि जेडीयू भी पलटवार करे इस पूरे मसले पर। किस तरीके से इस पूरे लेटर पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बिहार में बाढ़ के संकट से निजात पाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल यानी कि 29 सितंबर को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और इसके तहत बिहार में छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस योजना को अभी तक अमल पर नहीं लाया गया है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी सलाह दी थी कि बिहार में बाढ़ के संकट से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और इस समस्या के निदान का उपाय करे। चूँकि तेजस्वी का कहना था कि अभी केंद्र और बिहार दोनों में एनडीए की सरकार है और ऐसी परिस्थिति में इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। जब इसी सवाल पर कल हमने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा, चूँकि मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे, तो वैसी परिस्थिति में जब हमने यह सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि यह पत्र अभी तक उन्हें नहीं मिला है और यह पत्र मीडिया में ही दे करके लोग अपनी जवाबदेही का अंत कर लेते हैं, पत्र हमें मिलता कहाँ है। तो ऐसी परिस्थिति में सीएम ने यह कहा कि बिहार सरकार हर समय बाढ़ के मुद्दे पर गंभीर रही है और बाढ़ संकट से निजात के लिए हमने हर समय कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो टीम है वो भी बार बार आकर के इसका मुआयना कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि बाढ़ संकट से निजात के लिए कोई उपाय है तो वो मिल सकता है, बात कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जब इस बात को नकारा गया कि उन्हें पत्र नहीं मिला है और यह पत्र सिर्फ मीडिया में गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आज तेजस्वी यादव ने कशिश न्यूज के ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा जो पत्र प्राप्त होने की सूचना दी गई है, यानी कि कह सकते हैं कि जो रिसीविंग है उसको तेजस्वी ने प्रसारित किया और कहा है कि मुख्यमंत्री का सचिवालय भी थक चुका है और अगर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है तो यह गंभीर बात है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने लेटर के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा और एक तरह से सीएम पर टारगेट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है राहुल, कि बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और यह एक दिन की बात नहीं है। यह और बाढ़ के लिए बिहार कहीं से दोषी भी नहीं है, क्योंकि नेपाल में जब बारिश होती है तो उसका असर बिहार में पड़ता है और बिहार में जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं वो दूसरे राज्यों के जल से या दूसरे देशों के
बारिश की पानी से ही उसमें उफान आती है और बिहार में बाढ़ आती है। तो इस तरह से तेजस्वी ने राज्य सरकार पर पलटवार किया। उनको एक तरह से तेजस्वी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हम काफ़ी गंभीर हैं और मुख्यमंत्री इस मामले को नोटिस नहीं ले रहे हैं। आज जदयू ने भी पलटवार किया और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उन्होंने कहा है कि नदी जोड़ो योजना की जो शुरुआत की थी या निर्णय जो लिया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लिया गया था 1995 में, और उस समय लालू और राबड़ी की ही सरकार बिहार में थी। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की जो सरकार 10 साल तक रही यूपीए में, उसमें 5 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव भी केंद्रीय रेल मंत्री रहे। और अरविंद निषाद ने कहा कि वो उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी ने कोई पहल नहीं की और उन्होंने साफ तौर पर नदी जोड़ो योजना को एक तरह से नकारा। तो ऐसी परिस्थिति में ये लेटर राजनीति शुरू हुई है। अब देखना है कि इसका अंत कहाँ होता है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि बिहार की गंभीरता को देख करके तेजस्वी यादव ने जो लेटर लिखा वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक संदेश देता है। अगर तेजस्वी इस मामले में इतने ही गंभीर थे तो उन्हें जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, ठीक तेजस्वी को वही करना चाहिए था और इस मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था और मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहिए था कि बाढ़ संकट से निजात के लिए उन्हें प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने एक लेटर लिख करके अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है और सीएम नीतीश ने जिस तरह से तेजस्वी के लेटर को यानी कि उनके पत्र को जिस तरह से हल्का साबित किया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर और राजनीति होगी। हालांकि बाढ़ से निजात पाना बिहार के लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, नेताओं को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। जी चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मुद्दा है उसको बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है और कहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल है उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी चाहिए। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से खबर, जहां कुशेश्वर स्थान सीट के लिए कांग्रेस ने एक टीम बनाई है। कांग्रेस आलाकमान ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है और इस टीम में आईपी गुप्ता, आनंद माधव, कैशर खान और अजय पासवान शामिल हैं। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला किया जाएगा। आरजेडी ने भी इस सीट पर दावा किया है। महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। कौन कैंडिडेट होगा ये तो महागठबंधन के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को नेस्तनाबूद करना और नीतीश कुमार जो उनके गोद में बैठे हुए हैं उनको भी नेस्तनाबूद करना। क्योंकि बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता, चाहे वो महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यवसायिक हो, सब लोग आज प्रताड़ित हैं। सब लोग मन बना लिया है और मन बना के बंगाल में अपना क्वार्टर फाइनल बता दिया। यूपी में सेमीफाइनल होना है। इसके पहले 2 उपचुनाव हैं, दोनों उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया श्याम रजक का, और श्याम रजक का स्पष्ट रूप से कहना है कि दोनों सीटों पर जो दावेदारी है वो आरजेडी की ही बनती है और आरजेडी ही इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इसी बात को लेकर के जो जिच है वो बरकरार है महागठबंधन के अंदर। और कहा यह जा रहा है, जो कांग्रेस है वो ये कह रही, कुशेश्वर स्थान से इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक राम चुनाव लड़े थे। मतदान जो है वो उनके पक्ष में भी अच्छा हुआ था। लेकिन जो आरजेडी है वो ये कह रही है कि दोनों सीटों पर जो है वो आरजेडी के ही उम्मीदवार उतरेंगे। केशव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। केशव, जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के महागठबंधन में जो जीत है वो बरकरार है, आरजेडी कह रही है कि दोनों सीटों पर हम ही लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि नहीं कुशेश्वर स्थान पर हम लड़ेंगे, लेकिन अब जो टीम है वो बना दी गई है, तो किस तरीके से जो 4 सदस्यीय टीम है वो काम करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी, और क्या लग रहा है कि इसके बाद से कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से फैसला लेगी? देखिए, साफ तौर पर राहुल, कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम हो गया है अब, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान इस सीट को पाने के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाकर कल रवाना करेगी दिल्ली से। इस टीम में है आईपी गुप्ता, आनंद माधव, कैसर खान और अजय पासवान। ये चारों आदमी कुशेश्वर स्थान विधानसभा का भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके जो फीडबैक होगा, जो रिपोर्ट होगा, वो कांग्रेस आलाकमान को दिल्ली में देंगे। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ये फैसला लेंगे कि
ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट आरजेडी के लिए छोड़ देना चाहिए या कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर उतारना चाहिए। ये देखने वाली बात तब होगी जब रिपोर्ट आ जाएगा कुशेश्वर स्थान से। लेकिन फिलहाल आरजेडी के नेताओं का कहना है साफ तौर से कि आरजेडी अपना उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उतारेगी, क्योंकि कल जिस तरह से श्याम रजक मिलते हैं लालू प्रसाद यादव से और मुलाकात के बाद कहते हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि आरजेडी का वोटर ज्यादा है इन दोनों सीटों पर, इसलिए आरजेडी ही दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता के विषय है, क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी उतारा था, मेरा नेता यहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो उपचुनाव में कैसे आरजेडी को ये सीट दे दिया जाए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के वक्त जो फैसला होता है वही उपचुनाव में भी होता है। ये संभवतः हर जगह यही देखने को मिलता है। अब ये 4 सदस्यीय टीम क्या फीडबैक देती है कांग्रेस आलाकमान को और कांग्रेस आलाकमान क्या डिसीजन लेते हैं इस पर, ये आने वाला नहीं बता पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी के लिए। तो जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही जो कांग्रेस आलाकमान है वो फैसला लेगा और ये फैसला होगा कि क्या कुशेश्वर स्थान पर जो कांग्रेस है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर नहीं उतारेगी। बहरहाल कुछ थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा।